हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीप पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए महाद्वीप के बारे में कि महाद्वीप होते कितने हैं और उनके नाम क्या क्या। तो महाद्वीप आपके जो वो 7 होते हैं, आप सबको पता है। उनके नाम क्या क्या हैं? एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड यूरोप। तो अब हम बात कर लेते हैं कि उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से उनका क्या क्रम है। ये घटते क्रम में है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन ऐसे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे पहला जो यानी सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो महाद्वीप है वो आपका एशिया है। सेकंड नंबर पर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो अगर आपको ये याद है तो फिर ये याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको यूरोप को निकालना है और यहाँ पर इसको ले जाके बैठा देना है बस। बाकी एज इट इज़ ये क्रम रहने वाला है। तो अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो एशिया और अफ्रीका एज इट इज़ ऐसे रहने वाले हैं। फिर यूरोप यहाँ से 3 नंबर पर आ जाएगा, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका में कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। अंटार्कटिका आपका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर ना तो कोई देश है और ना ही कोई जनसंख्या निवास करती है। तो इसलिए इसको यहाँ पर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर लिखो तो 7 नंबर पर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर शून्य जनसंख्या है, बिल्कुल निर्जन ये क्षेत्र है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एशिया का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, और इसका जो दक्षिणी पॉइंट क्या है, उत्तरी पॉइंट क्या है, पूर्वी पॉइंट क्या है और पश्चिमी पॉइंट इसका क्या है। तो हम देखते हैं, ये मान लेते हैं हमारा एशिया है। एग्जैक्ट ये ऐसी कोई इसकी मतलब स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट हमने समझने के लिए ऐसा बनाया है इसको। तो मान लेते हैं ये इसका मतलब आपका एशिया है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो आपका एशिया वो लोकेटेड है। अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मैंने बोला दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, और ये पूर्वी से पूर्वी है, इधर पश्चिमी मत कर देना, ठीक है। ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। अब अगर बात करें कि एशिया का सबसे आपका उत्तरी बिंदु क्या है, एकदम से उत्तरी बिंदु क्या है, तो वो है केप मिस सेलुस्किन। पूर्वी बिंदु है केप मिस डेनेवा, दक्षिणी बिंदु है इसका केप टीजी बुरू और पश्चिमी बिंदु है केप मिस आर्टिसेस। तो ये नाम थोड़े से टिपिकल है, तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने कुछ इनके लिए ऐसे कुछ मतलब ट्रिक या टिप्स बनाए हैं जिससे आप इनको याद कर सकते हो। तो केप मिस सेलुस्किन जो कि आपका उत्तरी बिंदु है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे उत्तर में क्या है, मतलब अगर हम अपना एक मतलब अपने आप को देखें तो हमारे उत्तर में क्या है, सर के बाल है ना। तो बाल कटवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, सैलून में जाते हैं। तो उत्तर में क्या है, बाल है, बाल कटवाने के लिए हम सैलून में जाते हैं। तो सैलून से सेलुस्किन, केप मिस सेलुस्किन, यानी कि केप मिस सेलुस्किन जो आपका उत्तरी बिंदु है, ठीक है, याद हो गया होगा। सैलून से कनेक्ट कर लेना, सैलून बाल, बाल उत्तर में है तो उत्तरी बिंदु जो हो गया आपका सेलुस्किन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें कि कैसे याद करेंगे, तो इसमें नाम दिख रहा है आर्टिसेस। तो आर्टिसेस से आपको क्या इसको मतलब देखना है, आर्टिस्ट के रूप में इसको देखना है। तो आजकल के जो आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादातर क्या है, वेस्टर्न सभ्यता अपना रहे हैं या पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं। कौन अपना रहे हैं, आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट और पश्चिम को आप कनेक्ट कर लेना, पश्चिमी सभ्यता और आर्टिस्ट को अगर आप कनेक्ट करोगे तो पश्चिमी सभ्यता से मतलब पश्चिम की बात करें और आर्टिस्ट से आपका हो जाएगा आर्टिसेस। तो एशिया का जो पश्चिमी बिंदु है वो है केप मिस आर्टिसेस। अगर हम इसके पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी एक ऐसी दिशा है जिसके मतलब अंतिम अक्षर वह है और डिनेवा का भी अंतिम अक्षर वह है, तो इन दोनों को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। तो एशिया का जो पूर्वी बिंदु है वो केप मिस डिनेवा हो जाएगा, ठीक है। अब बचा एक दक्षिणी बिंदु केप टीजी बुरू। तो इन 3 को हमने ट्रिक से याद कर लिया, एक तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो एशिया का जो दक्षिण बिंदु है वो है केप टीजी बुरू। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एशिया का उत्तरी बिंदु क्या है, तो उत्तर में आपको अपने आप को ही देखना है, आपके उत्तर में क्या है, आपके बाल हैं, बाल कटवाने के लिए आप सैलून जाते हो, सैलून से सेलुस्किन, केप मिस सेलुस्किन। अगर पूछ ले पश्चिमी बिंदु क्या है एशिया का, तो पश्चिम से आपको ध्यान में रखना है पश्चिमी सभ्यता, और ज़्यादातर पश्चिमी सभ्यता कौन अपना रहे हैं, आर्टिस्ट लोग। तो आर्टिस्ट से क्या हो जाएगा, आर्टिसेस। केप आपका जो हो जाएगा केप मिस आर्टिसेस। पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व के लास्ट में जो अंतिम अक्षर है वो वह है, उसी तरीके से डिनेवा का भी अंतिम अक्षर वह है। तो पूर्व और डिनेवा ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो एशिया का पूर्वी बिंदु केप मिस
डिनेवा हो जाएगा, और आपका लास्ट जो केप टीजी बुलू है वो एशिया का दक्षिणी बिंदु। हम बात करने वाले हैं कि एशिया में कितने देश हैं और कौन कौन से वो देश हैं। तो एशिया में जो आपके टोटल 49 कंट्रीज़ हैं, और वो कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना, आपको आंकड़ा एशिया में जो है टोटल 49 देश है, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो एशिया कंट्री में आता है। अगर इतना पता है तो आप ऑलमोस्ट एशिया की जो कंट्री है वो कवर कर लेंगे हिंदुस्तान से या भारत नाम से ही। तो सबसे पहले भारत है, ये आपको पता है। तो भारत को हिंदुस्तान बोलते ही हैं हम। तो हिंदुस्तान में लास्ट में वर्ड है स्थान, तो स्थान वाले सारे कंट्री याद कर लो। मतलब एक साथ अगर आप पूरे 49 कंट्री लेके बैठ जाओगे तो वो शायद याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ लेना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने हिंदुस्तान वर्ड यहाँ पर लिख दिया, तो हिंदुस्तान है, तो अब ऐसी कंट्री याद कर लो जिनके लास्ट में स्थान है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये ऑलमोस्ट 7 या 8 कंट्री आपके यहाँ से याद हो जाएंगे स्थान नाम से सिर्फ। कौन कौन सी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप होगा वो होगा हिंदुस्तान के जो पड़ोसी देश हैं या सार्क के मेंबर, आप वो उनको याद कर सकते हो, वो भी सारे एशिया में ही पड़ते हैं, या फिर इनके जो पड़ोसी देश हैं उनको आप याद करें। तो हिंदुस्तान के पड़ोस में चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, फिर म्यांमार के आगे थाईलैंड है। ये पड़ोसी तो नहीं है लेकिन म्यांमार के आगे थाईलैंड, फिर कंबोडिया, फिर वियतनाम, फिर लाओस। तो ये एक सेट जो है देशों का यहाँ से आप याद कर सकते हो, हिंदुस्तान के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है। फिर अरब कंट्रीज जितनी भी हैं वो भी सारी एशिया में ही पड़ती हैं। कौन कौन सी हैं? बहरीन, साइप्रस, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान, जॉर्डन, यमन, इजराइल, कुवैत, लेबनान और टर्की। ये जो आपके सारे हैं वो भी एशिया में पड़ते हैं। इसके अलावा भारत के जो आपके नॉर्थ में जो कंट्री हैं जैसे कि रसिया हो गया, रसिया को लेकर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि रसिया जो है वो आपका यूरोप में पड़ता है, ओनली यूरोप में। कुछ लोग बोलते हैं ये ओनली एशिया में पड़ता है। तो भाई बात ऐसी है, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी अंतर महाद्वीपीय कंट्री है। तो ये दोनों ही महाद्वीपों में है, ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है। नॉट ओनली रसिया, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं जो 2 महाद्वीपों में पड़ती है। एशिया में भी ऐसी 9 कंट्री हैं जो कुछ जो है मतलब एशिया प्लस यूरोप में पड़ती हैं, कुछ एशिया अफ्रीका में है, कुछ एशिया की ऐसी कंट्री हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साझा हो रही हैं। तो ऐसी 9 कंट्री, उनके बारे में भी हम बात करने वाले आगे। तो रसिया जो है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। जो रसिया की राजधानी है मॉस्को, वो आपकी यूरोप में है, तो इसलिए कुछ लोग मान लेते हैं कि ये यूरोप में है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों ही देशों में है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। तो इसका 75% एरिया जो है ना वो एशिया में पड़ता है ऑलमोस्ट, और 25% जो है वो यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रख लेना है, हम थोड़ा सा इसके आगे जिक्र करेंगे इस बारे में। तो इसके अलावा रूस, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, मंगोलिया और जापान, ये भी आपके जो हैं एशिया महाद्वीप में ही पड़ते हैं। सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये भी एशिया महाद्वीप में ही आपके आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, अंतर महाद्वीपीय कंट्री है, वो कौन कौन सी है। तो 7 ऐसी कंट्री हैं जो एशिया की हैं, वो यूरोप में भी पड़ती हैं। मतलब 7 ऐसी कंट्री हैं जो एशिया महाद्वीप में भी हैं और यूरोप महाद्वीप में, दोनों महाद्वीपों में है। तो सबसे पहले तो रूस है, सबको पता है। रसिया जो है एशिया में भी है और यूरोप में भी है। कजाकिस्तान हो गई आपका, ये एशिया और यूरोप दोनों में है। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की और साइप्रस, ये 7 ऐसी कंट्री हैं जो एशिया की हैं लेकिन वो यूरोप महाद्वीप में भी हैं, ठीक है। एक ऐसी कंट्री आपकी जो मिस्र, इजिप्ट, वो एशिया की है लेकिन वो अफ्रीका महाद्वीप में भी पड़ती है। तो वो एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों में, और वो दोनों में काउंट होगी, ठीक है। इसी तरीके से इंडोनेशिया जो है वो एशिया में है और वो ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो वो इन दोनों महाद्वीपों में है। इंडोनेशिया जो है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों महाद्वीपों में है। तो ये मतलब ये मैंने आपको एशिया वाली बताई हैं। अगर 7 महाद्वीपों की आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट 23 कंट्री ऐसी हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं जो 2-2 महाद्वीपों में पड़ती हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपकी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं जो कि एशिया महाद्वीप की है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एशिया महाद्वीप है वो बाकी के महाद्वीपों से कैसे पृथक होता है, या बाकी के महाद्वीपों से कौन कौन सी सीमाएं बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य क्या है, या जो एशिया अफ्रीका महाद्वीप से कैसे पृथक होता है, कैसे सेपरेट होता है, कैसे अलग होता है, या इन दोनों जो महाद्वीप है इनके बीच में कौन सीमा बनाता है। ये हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं ताकि आप भूलो ना। तो एशिया और अफ्रीका के मध्य एक तो स्वेज नहर है और लाल सागर, ये दोनों सीमा बनाते हैं, या यूँ कह दो कि ये दोनों एशिया व अफ्रीका महाद्वीप को एक दूसरे से पृथक करते हैं।
तो याद कैसे रखोगे? एशिया तो सब में कॉमन है। अफ्रीका में एक वर्ड आ रहा है फ्रीका, मतलब फ्री का कुछ नहीं मिलता आज के ज़माने में, पर अगर आप किसी से थप्पड़ मांगोगे तो वो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आपको याद कैसे रखना है कि श्वेत गाल पर, श्वेत गाल पर कैसे ध्यान में रखना आपको, श्वेत गाल पर जो थप्पड़ है ना वो फ्री का मिलता है। थप्पड़ क्या है? फ्री का मिलता है और कुछ नहीं मिलता। गाल आपके श्वेत होते हैं, थप्पड़ कहाँ पड़ता है? गाल पर पड़ता है ना, गाल कैसे श्वेत होते हैं, तो श्वेत गाल पर थप्पड़ जो है वो फ्री का मिलता है। तो अफ्रीका से आपका क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा, यानी कि हम एशिया और अफ्रीका की बात कर रहे हैं। सवेद से सवेज नहर हो जाएगा और गाल से क्या हो जाएगा? लाल सागर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। ये एक याद करने की आपकी टेक्निक हो जाएगी कि एशिया अफ्रीका महाद्वीप से कैसे पृथक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एशिया और यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक होते हैं, कैसे अलग होते हैं। तो एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य अगर हम बात करें तो एक तो यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, कॉकेसस पर्वत है और डार्डेनेल्स जलसंधि है। तो इनको कैसे याद रखोगे? तो यूरोप और यूराल तो एक दूसरे से वैसे ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। कैस्पियन सागर और कॉकेसस पर्वत आपको याद है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। और यूरोप डार्डेनेल्स जो है वो थोड़ा सा टिपिकल नाम है, तो वो कैसे आप याद रखोगे? तो डार्डेनेल्स में एक नाम आ रहा है आपका नेल्स, नाखून। तो नाखून का शेप क्या होता है? आप देखना, आपके जो नाखून का शेप है वो कैसा? यू आकार का है ना, यू आकार का है ना। नेल्स आपका जो नाखून है वो यू आकार का है। तो नेल्स जो है वो यू आकार का है, मतलब यूरोप से कनेक्ट कर रहे हो आप नेल्स को, यू से यूरोप हो जाएगा और नेल्स से डार्डेनेल्स। तो डार्डेनेल्स जो जलसंधि है वो एशिया और यूरोप के मध्य है। ठीक है, यहाँ से आप नेल्स को कनेक्ट कर लेना यूरोप से। नेल्स का जो आपका जो शेप है वो यू है, यू से यूरोप, तो नेल्स यूरोप से कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, मतलब डार्डेनेल्स जलसंधि आपकी जो है वो एशिया और यूरोप के मध्य है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य क्या है, या फिर एशिया और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं। तो इन दोनों के मध्य बेरिंग जलसंधि है, इसको आप कैसे याद रखोगे? तो जो आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, वो फनी थे ना एक तरीके से, थोड़े से वो फनी कैरेक्टर टाइप के थे। फनी का अपोजिट क्या होता है? बोरिंग होता है ना, बोरिंग होता है ना, पकाऊ। तो बोरिंग से बेरिंग हो गया। तो अमेरिका और बेरिंग को हमने कनेक्ट कर दिया। अमेरिका से आपको क्या ध्यान में रखना? ट्रम्प, ट्रम्प से फनी, फनी से बोरिंग, बोरिंग से बेरिंग, यानी हमने उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल संधि से कनेक्ट कर दिया। तो जो एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य बेरिंग जल संधि है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में कौन जो है सीमा बनाता है, ये एक दूसरे से कैसे पृथक होते हैं। तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो दोनों महाद्वीपों के मध्य न्यू गिनी द्वीप जो है वो आपका इन दोनों के मध्य सीमा बनाता है। ये कैसे याद रखोगे? न्यू गिनी थोड़ा सा साउंड कर रहा है न्यू गिनती, यानी नई गिनती। तो जब आप नई नई गिनती सीखते हो तो वो आसान नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आसान नहीं होती है नई गिनती। तो नई गिनती से न्यू गिनी, आसान से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है न्यू गिनी द्वीप है वो सीमा बनाता है। तो ये आपके हो गए एशिया महाद्वीप। बाकी सब महाद्वीप से कैसे पृथक होता है वो सारे नहर, सागर या पर्वत जो भी उनके मध्य हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। कि जो आपका एशिया महाद्वीप है उसके उपनाम क्या क्या हैं। तो एशिया महाद्वीप के बहुत सारे उपनाम हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एशिया जो महाद्वीप है वो आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसलिए इसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा जो है नदियों की सभ्यताओं की पालना करने वाला महाद्वीप भी इसको कहते हैं। मानव की जन्मभूमि, ऐसा माना जाता है कि जो मानव है उसका जन्म या जो उत्पत्ति या जो भी है वो एशिया महाद्वीप से हुआ है। तो जो मानव की जन्मभूमि वाला भी जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप को कहते हैं। सभी धर्मों की जन्मभूमि, एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग जो हैं वो निवास करते हैं, तो इसलिए एशिया को सभी धर्मों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है, यहाँ पर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। पक्षियों का देश भी कहा जाता है, भूत तथा भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये एशिया के बहुत सारे आपके उपनाम। एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप बात कर लो चाहे जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी जनसंख्या जो है विश्व की 60% जनसंख्या, पूरी दुनिया की 60% जनसंख्या ओनली एंड ओनली एशिया में निवास करती है, बाकी की 40% 6 महाद्वीपों पर निवास करती है। ठीक है,
और इसका क्षेत्रफल जो है वो 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि पृथ्वी का लगभग 29.9%, पृथ्वी का लगभग 29.9% भाग जो है, एरिया जो है वो एशिया ने कवर किया हुआ है। और जनसंख्या जो है पूरी दुनिया की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो चाइना और इंडिया आपके दोनों ही जो है वो एशिया में है, इसलिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ की। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश आपका रसिया है। एशिया का भी रसिया ही होगा और यूरोप का भी रसिया ही होगा, ठीक है। और सबसे छोटा देश एशिया महाद्वीप का जो होगा वो मालदीव होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि संसार की सबसे जो ऊंची चोटी है, संसार की सबसे ऊंची चोटी वो भी एशिया में ही है, तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी बोलते हैं। तो ये एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है और संसार की भी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद संसार का सबसे निचला भाग क्या है? तो संसार का जो सबसे निचला भाग है वो आपका मृत सागर है, जो कि समुद्र तल से 400 मीटर की गहराई पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप आपका बोर्नियो द्वीप है। और अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो वो ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क में स्थित, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, तो एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी है, और चीनी में भी मंडारिन भाषा जो है वो सर्वाधिक बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक स्थित, जो लैंडलॉक है वो कजाकिस्तान है। लैंडलॉक मतलब चारों ओर भूमि से घिरा हुआ हो, जिसके पानी से किधर भी कोई सीमा ना लगे, जिसकी कोई तटीय सीमा ना हो, वो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ हो, भूमि से घिरा हुआ हो, उसे लैंडलॉक बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कोई लैंडलॉक है तो वो हमारे एशिया में ही है, कजाकिस्तान, ठीक है। अगर हम एशिया की जलवायु की बात करें तो संसार में सर्वाधिक वर्षा जो है वो एशिया में ही होती है, हमारे मासिनराम में, जो कि भारत में ही है, मेघालय में। यहाँ पर वार्षिक जो वर्षा है वो 1141 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और संसार की सर्वाधिक वर्षा मासिनराम, ठीक है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो एशिया का सबसे ठंडा स्थान है भरकोयांस्क, जहाँ का जो टेम्परेचर है वो -70 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि रूस में है। और जो एशियाई रूस है उसको साइबेरिया भी बोलते हैं। रसिया का जो पार्ट एशिया में पड़ता है उसको साइबेरिया भी बोलते हैं। तो जो भरकोयांस्क है वो आपका साइबेरिया या फिर रसिया में है, ठीक है। एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है वो है जैकोबाबाद, जहाँ का टेम्परेचर 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और ये पाकिस्तान में है, ठीक है। एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थान की अगर हम बात करें तो वो आपका एदन है, जो कि यमन में है, ठीक है। एशिया का सर्वाधिक शुष्क स्थान एदन, जो कि यमन में है। बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो आपका अरब मरुस्थल है, जिसका एरिया 23,23,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, जो कि इन अरेबियन कंट्री में है। और दूसरा सबसे बड़ा एशिया का अगर कोई मरुस्थल है तो वो है गोबी मरुस्थल, जो कि मंगोलिया और चाइना में है। इसका एरिया जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। विश्व की सबसे गहराई पर स्थित झील, एक होती है गहराई पर स्थित झील, एक होती है गहरी झील। तो विश्व की सबसे गहराई पर स्थित झील है वो मृत सागर झील है, जो कि एशिया में ही है। और विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, जो कि रसिया में है। 1735 मीटर गहरी झील है ये, ठीक है। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील और विश्व की सबसे खारी झील, ये दोनों भी अलग अलग हैं। एक गहराई पर स्थित, एक गहरी, और एक सबसे बड़ी खारे पानी की और एक सबसे खारी झील, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है, मतलब वो साइज में बड़ी है, और यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा कड़वी या खारी है। तो विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, एशिया में ही है। विश्व की सबसे खारी झील वोन झील है, जो भी एशिया में है। इसमें 33% लवणता है, मतलब प्रति 1000 ग्राम जल पर 33% लवण है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर का पठार है, जो कि आपका तजाकिस्तान में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एशिया की सबसे लंबी नदी है तो वो यांग टीसी क्यांग है। इसकी लंबाई 5200 किलोमीटर है। और आपका चाइना का जो एक प्रसिद्ध शहर है संघाई, वो भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। हम बात करने वाले हैं एशिया से गुजरने वाली रेखाएं, यानी कि एशिया से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो एशिया से आपकी 2 रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा बिल्कुल एशिया के साउथ से गुजरती है, ये मुख्य भूमि से नहीं गुजरती है। तो कुछ लोग सिर्फ ये मानते हैं कि इससे कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन भूमध्य रेखा एशिया से गुजरती है। हाँ, वो साउथ से गुजरती है लेकिन गुजरती है।
तो अब हम बात कर लेते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है वो कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो जो आपकी भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो भी आप इसको बोलना चाहो, वो आपकी मालदीव और इंडोनेशिया, इसके एशिया के सिर्फ 2 देशों से गुजरती है, मालदीव और इंडोनेशिया। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल पूछते हैं कि इन रेखाओं के नज़दीक राजधानी कौन सी है। तो एशिया में विषुवत रेखा के सर्वाधिक नज़दीक राजधानी कौन सी है, ये आप बताइएगा। मालदीव है या फिर इंडोनेशिया? मालदीव या इंडोनेशिया? दोनों ही नहीं है, ना मालदीव है ना इंडोनेशिया, सिंगापुर है। हालांकि वो सिंगापुर से ये विषुवत रेखा गुजर नहीं रही है, लेकिन विषुवत रेखा के सर्वाधिक नज़दीक राजधानी सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है। ये बात आप ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वो एशिया के 7 देशों से गुजरती है, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। इनको ये पूर्व से पश्चिम से पूर्व का क्रम है। इनको याद करने की एक ट्रिक भी बनाई है मैंने कि अब उसका मन भारत देश में नहीं चीन में लगता है। अब उसका मन भारत देश में नहीं चीन में लगता है। तो अब से हो जाएगा आपका अरब यानी सऊदी अरब, ऊ से हो जाएगा यू यानी यूएई, मन से हो जाएगा ओमान, भारत है ही, देश से बांग्लादेश, में से म्यांमार और चीन से चीन। तो ये एक याद करने की ट्रिक भी है, अगर ऐसे याद हो जाए तो और ही बढ़िया बात है। फिर बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक राजधानी कौन सी है, तो वो है मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट जो है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक राजधानी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एशिया महाद्वीप। मैंने कोशिश की इसे पूरी डिटेल में पढ़ाने की, और कहीं अगर ट्रिक की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ट्रिक भी बताई है आपको। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।